हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे और इसकी पहली पाठ योजना पढ़ेंगे जिसमें कविता को लिखने का उद्देश्य बताया जाएगा और इसके जो संसाधन होंगे उसमें प्रश्न है कुछ, जैसे इस कविता का शीर्षक क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की हर पंक्ति किस बात पर जोर दे रही है। और प्रश्न नंबर 3 है, कवि इस कविता में क्या बताना चाह रहा है। तो मुख्य शब्द हैं महत्व और उद्देश्य। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कविता को लिखने का उद्देश्य बता पाएंगे। एक कविता की 4 पंक्तियाँ पढ़कर, जल ही जीवन जल ही दाता, गर्मी में राहत दिलवाता, हर प्राणी की प्यास बुझाता, अकुलाहट को दूर भगाता, सबको निर्मल स्वच्छ बनाता। ये पंक्तियां हैं कविता की। तो आपने ये कविता जो ये है कविता, ये किसके बारे में है? आपको क्या लग रहा है किसके बारे में है? और कवि इस कविता में क्या बात बताना चाहता है? देखिए फिर से, जल ही जीवन जल ही दाता, गर्मी में राहत दिलवाता, हर प्राणी की प्यास बुझाता, अकुलाहट को दूर भगाता, सबको निर्मल स्वच्छ बनाता। तो इसमें आप क्या उत्तर दे सकते हैं कि यह कविता जल के बारे में है। कवि इस कविता में जल के महत्व को बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम कविता आओ मिलकर पेड़ लगाएं पढ़ेंगे और कविता लिखने के उद्देश्य को भी समझेंगे। तो हमने क्या करना है, इस कविता को पहले हाव भाव के साथ पढ़ना है और आपने क्या करना है कि अपने साथी के साथ मिलकर कविता आओ मिलकर पेड़ लगाए को हाव भाव के साथ पढ़ें और कविता पढ़कर चार्ट में लिखे प्रश्नों के आधार पर कविता का विश्लेषण भी करना है कि इस कविता में कवि क्या बात कहना चाहता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहली पंक्ति है कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाते हैं और धरती पर हरियाली लाते हैं। और दूसरी पंक्ति का क्या है अर्थ कि तपती हुई धूप से हम अपने आप को बचा लें और आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो यह इसका अर्थ है इन पंक्तियों का। तो आप कार्य करेंगे अपना, जैसे आपको बताया था कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे जो मैंने आपसे पहले पूछे थे। इस कार्य को करने के बाद देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसे, कि कविता को लिखने का उद्देश्य, कविता को पहले ध्यान से पढ़ना होगा, हमें कविता के भावों को समझना होगा और केंद्रीय विषय को पहचानना होगा। यानी कि जो कविता है वह क्यों लिखी गई है उसका हमें मुख्य विचार पहचानना होगा और कविता लिखने का उद्देश्य भी हमें समझना होगा। तो इसमें देखिए कि यह कविता किसके बारे में लिखी गई है और कविता में कवि किस बात पर जोर दे रहा है। जो हम कविता पढ़ रहे हैं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, तो यह कविता पेड़ों के बारे में लिखी गई है और कविता में कवि बार बार पेड़ों से होने वाले फायदों पर जोर दे रहा है। दूसरा प्रश्न है कि किसी कविता में कवि कविता का उद्देश्य कैसे समझा सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको चार्ट दिखाया था जो अभी, तो इसके थ्रू ही हम आंसर दे सकते हैं कि किसी कविता को पूरा पढ़ने के बाद उस कविता में देखना चाहिए कि कवि बार बार किस बात पर अधिक जोर दे रहा है। इससे हमें कवि के कहने का भाव या उद्देश्य समझ में आता है। जैसे इस कविता में कवि बार बार पेड़ लगाने से होने वाले फायदों की तरफ संकेत कर रहा है। इसी में जो प्रश्न है वह ये है कि क्या आप पेड़ के बारे में सोचते हुए 2 पंक्ति जोड़कर इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। कि पक्षियों का घर बनवाएं, सबको उनकी चहक सुनाएं,
एक नहीं 10 पेड़ लगाएं, सूखी धरती पर जीवन लाएं। तो हम इन पंक्तियों को जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जीवन का आधार वृक्ष कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ना होगा और उनमें वृक्ष के बारे में क्या लिखा है इस बात को समझना होगा और लिखना है कि कवि वृक्ष के बारे में क्या बात बताना चाहता है। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पानी से हमारा जीवन है विषय पर कविता लिखनी हो तो कौन सी कविता आप लोग लिखेंगे, या आपने 4 पंक्तियों में लिखनी होगी। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.1 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे और दोबारा आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। तो इसमें बच्चों आप लोग 3 पर्चियाँ बनाएंगे और एक एक हिंदी शब्दकोश भी होगा, यानी डिक्शनरी होगी इसमें आपके पास। और इसका जो मुख्य शब्द है अशुद्ध और शुद्ध। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्यों में लिख पाएंगे। तो आज हम एक खेल खेलेंगे, कौन गलत और कौन सही। मैं जल्दी जल्दी 5 शब्द बोलूँगी और आपको उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे पहला है विज्ञान, दूसरा परमाणु, तीसरा ऊर्जा, चौथा विनाश, पांचवा बिजली। तो बच्चों, जब आप ये शब्द लिख लेंगे फिर आप क्रॉस चेक करेंगे, यानी जो शब्द मैंने बोले हैं वो मैं आपके सामने लिखूंगी और आप इनको पहचानेंगे कि आपने सही लिखे हैं या गलत, यानी आप अपना काम खुद चेक करेंगे बोर्ड में से देखकर। तो बच्चों, आज हम शब्दों के अशुद्ध रूप को पहचान कर उसके शुद्ध रूप को लिखेंगे। अब आप ये तीनों पर्चियाँ होंगी आपके पास और जिस पर्ची में रेखांकित किए गए सभी शब्दों को शुद्ध रूप से लिखा होगा और उस पर्ची को नाम दें बिल्कुल सही। और जिस पर्ची में रेखांकित किए गए कुछ शब्दों को शुद्ध और कुछ शब्दों को अशुद्ध रूप से लिखा होगा उस पर्ची को नाम दें कुछ सही कुछ गलत। और जिस पर्ची में रेखांकित किए गए सभी शब्दों को अशुद्ध रूप से लिखा है उस पर्ची को नाम दें बिल्कुल गलत। तो आपने ये कार्य करना होगा, आपको शब्द दिए जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट है आपके सामने। हम क्या कर सकते हैं इसमें कि गलत वर्तनी यानी अशुद्ध शब्दों और उच्चारण के कारण कुछ शब्द अशुद्ध शब्द कहे जाते हैं। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ये आप इन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है कि आपने किस पर्ची को क्या नाम दिया। तो रेखांकित किए गए सभी शुद्ध शब्दों वाली पर्ची को बिल्कुल सही, रेखांकित किए गए कुछ शुद्ध शब्दों और कुछ अशुद्ध शब्दों वाली पर्ची को कुछ सही कुछ गलत, और रेखांकित किए गए सभी अशुद्ध शब्दों वाली पर्ची को बिल्कुल गलत नाम दिया। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हम किसी शब्द के शुद्ध या अशुद्ध रूप की पहचान कैसे करते हैं। तो पहले हम शब्द का सही उच्चारण करना सीखते हैं, फिर उच्चारण के आधार पर सही वर्तनी लिखते हैं। किसी शब्द को बार बार देखकर या पढ़कर उसकी सही वर्तनी को का पता चल जाता है। इससे हम शब्द के शुद्ध या अशुद्ध रूप को पहचान कर सकते हैं। शुद्ध रूप की पहचान के लिए हम शब्दकोश की सहायता भी लेते हैं। तो बच्चों, इसी में अगला प्रश्न है कि क्या आप बोर्ड पर दिए गए अनुच्छेद में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके बता सकते हैं। कल रात्रि को, देखिए आपके सामने लिखा है कि कल रात्रि को जंगल में शेर घुस आया। उसने तो ऐसी आवाज़ें निकाली कि सभी लोग डर गए। सुबह बड़ी मुश्किल से वह शांत हुआ।
तो आपके सामने जो भी गलती होंगी उनको आपने सही करके लिखना होगा। जैसे यहाँ इसमें लिखा है रात्रि गलत है, और इसमें शांत शब्द भी गलत है। जैसे कल रात्रि को जंगल में से शेर घुस आया, उसने तो ऐसी आवाज़ें निकाली कि सभी लोग डर गए। सुबह बड़ी मुश्किल से वह शांत हुआ। तो शांत में चंद्र बिंदु ना आकर क्या आता है, अनुस्वार यानी बिंदी आती है, और रात्रि में त्र पे छोटी की मात्रा आती है, तो वह सही है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र 2.2 करेंगे कक्षा कार्य में, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे, और यहाँ पर आप इन प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइंड मैप बनाना। तो एक चार्ट पेपर लेंगे और रंगीन पेंसिल। मुख्य शब्द है माइंड मैप और शाखा। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग माइंड मैप बनाकर विषय वस्तु से संबंधित जानकारी को दर्शा पाएंगे। आप इसमें 4-4 समूह में बैठेंगे और अपने साथी के साथ 1 मिनट बातचीत करेंगे पाठ से जो संबंधित होगी। तो बच्चों, आपने कल के अपने गृह कार्य में पेड़ों के बारे में क्या क्या जानकारी एकत्र की थी, साथियों के साथ आप लोग बातचीत करेंगे। तो आज हम पेड़ों के बारे में एकत्र की गई जानकारी को एक माइंड मैप बनाकर दिखाएंगे। देखिए, वो इस तरह से होगा, ठीक है। बीच में आप पेड़ लिख देंगे, और फिर उससे जुड़ी हुई बातें 4 हैं जो वो बड़े सर्कल में होगी, और उन बड़े सर्कल से भी जो संबंधित 2-2 बातें आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से होगा आपका कि सबसे पहले मुख्य विषय है आपका पेड़, तो वो सेंटर में आ गया है बीच में, और उसके बाद उसकी पहली शाखा में पेड़ों से होने वाले लाभ, दूसरी शाखा में पेड़ों के कटने के कारण, और इन शाखाओं से निकलती हुई उप शाखाओं में उनसे संबंधित 2-3 बिंदु लिखेंगे। आप शाखाओं को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सब आप लोग अपने अलग अलग जो माइंड मैप बनाए होंगे वो दिखाएंगे, और इसमें प्रश्न आता है फिर कि हम विषय वस्तु की जानकारी को माइंड मैप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य विषय को मैप के ठीक बीच में लिखते हैं, जैसे हमने पेड़ लिखा था। उसके बाद उससे संबंधित बातों को अलग अलग शाखाओं में लिख लेते हैं। उन शाखाओं में उस विषय की जानकारियों को बिंदुओं में लिख लिया जाता है। जैसे पेड़ को हमने बीच में लिखा, उसके बाद उसकी 3 शाखाओं में पेड़ों के लाभ, पेड़ों के कटने के कारण और पेड़ों के कटने से प्रभाव को लिखा। उन सब शाखाओं की उप शाखाओं में हमने उनके बिंदु लिखे। इसमें जो अगला प्रश्न है वह कि माइंड मैप बनाने का क्या लाभ है, उदाहरण देकर बताना है। तो माइंड मैप बनाने से हम किसी विषय के बारे में एक नज़र में देखने से ही कई सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे पेड़ के माइंड मैप बनाने से हमें उसके लाभ, कटने के कारण और प्रभावों को एक ही नज़र में देख लिया है उसमें माइंड मैप में। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.3 करेंगे, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 का उत्तर लिखेंगे। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनके उत्तर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बच्चों, अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइंड मैप से अनुच्छेद तक। यानी जो आपने माइंड मैप बनाया था, अब उसको आपने एक पैराग्राफ के रूप में यानी अनुच्छेद के रूप में लिखना है। यहाँ पर हम कोई संसाधन नहीं लेंगे, और मुख्य शब्द है फैक्ट्री और प्रदूषण। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग माइंड मैप में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक अनुच्छेद लिख पाएंगे। इन शब्दों के बारे में सोचते हुए 4 वाक्य बनाइए, जैसे फैक्ट्री, काम, धुआं, प्रदूषण, पेड़। तो इन शब्दों को पढ़ते हुए आपने क्या करना है, 4 वाक्य बनाने हैं।
तो आपने क्या 4 वाक्य बनाए कि हमारे आसपास फैक्ट्रियों में काम होता है जिनसे धुआं निकलता है, इस धुएं से प्रदूषण होता है और प्रदूषण कम करने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, आज हम पेड़ों के बारे में माइंड मैप में दी गई जानकारी के आधार पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। ये जो आपने पहले वाली पाठ्य योजना में माइंड मैप बनाया होगा, उसी के अनुसार आप लोग एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले चार्ट में शुरुआत अनुच्छेद का शीर्षक देंगे आप और पेड़ों का महत्व बताएंगे। मध्य में क्या करेंगे आप बीच में कि लाभ, कटने के कारण, कटने से प्रभाव, और अंत में समाधान के लिए आप सुझाव देंगे। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद यानी अनुच्छेद लिखने के बाद आप लोग बताएंगे कि आपने किस तरह से अनुच्छेद को लिखा है। और अनुच्छेद लेखन आप देख लीजिए, आप चार्ट में किस तरह से दिया हुआ है कि शुरुआत है विषय का उचित शीर्षक, विषय का परिचय, मध्य में महत्वपूर्ण जानकारी का विस्तार और अंत में विषय से संबंधित समाधान या सुझाव। तो इसमें जो प्रश्न है वह यह है कि किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए क्या करना चाहिए, अनुच्छेद के शुरुआत, मध्य और अंत में किन बातों को लिखना चाहिए। तो हमने जो ये चार्ट देखा था दूसरा वाला, इसको हमने फॉलो करना है, यानी इसके अनुसार ही हम अपना अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए उस विषय के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए, जैसे उस विषय के गुण, दोष, महत्व और प्रकार आदि। उसके बाद विषय की शुरुआत में उसका नाम और परिचय लिखना चाहिए, मध्य में उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से बताना चाहिए और अंत में उस विषय से संबंधित समाधान या सुझाव भी देना चाहिए। अपने अनुच्छेद को रोचक बनाने के लिए हम सुंदर पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी में जो प्रश्न है वह ये कि अनुच्छेद लेखन और माइंड मैप बनाने में क्या अंतर है, कोई एक अंतर आपको बताना है। तो अनुच्छेद लेखन में हम जानकारी का विवरण लिखित रूप में देते हैं, जबकि माइंड मैप में हम चित्रात्मक रूप का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी पिक्चर का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 2.4 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं, इस विषय पर सोचना है आपने, और उसके बाद उसकी शुरुआत में शीर्षक और महत्व बताना है, और मध्य में पेड़ के लाभ और कटने के कारण तथा प्रभाव को बताना है, और अंत में बचाने के लिए सुझाव देना है। और माइंड मैप अनुच्छेद लिखने में कैसे सहायता करते हैं आप ये भी लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। थैंक यू।